हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक आपको एसी सर्किट के बारे में ये दिखाया था कि एसी रेजिस्टेंस में लगाते हैं अलोन, कैपेसिटर अलोन और इंडक्टर अलोन, तो कैसे करंट और ईएमएफ उसमें फेज डिफरेंसेस वगैरह रहते हैं। और फिर आपको एक कॉम्बिनेशन का सर्किट लास्ट टर्न पर सिखाया था जो था हमारा एलआर सर्किट। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू किया जाएगा, एसी थ्रू सीआर सर्किट। तो दिखाते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। तो ये आपके सामने है आज का टॉपिक हमारा, एसी थ्रू सीआर सर्किट। सीआर सर्किट मींस ऐसा सर्किट जिसमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और ये आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। एक कैपेसिटर लगा है, एक रेजिस्टर लगा है। तो C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेजिस्टर, सीरीज सर्किट है, ये सीआर सर्किट है। लास्ट टर्न पर पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था एसी थ्रू एलआर सर्किट, जिसमें L यानी इंडक्टर और R मतलब रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस लगाया गया था। ऐसा ही सर्किट था सेम, बस R रेजिस्टेंस के साथ यहाँ इंडक्टर था। आज के सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर है। जो जो प्रोसीजर इसमें अप्लाई किया था हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे आज के सर्किट में भी। जिन बच्चों ने लास्ट यानी पिछला लेक्चर ढंग से देखा है उनको बस एक कंपैरिजन टाइप का करना होगा पिछले आर्टिकल और इस आर्टिकल में, और क्या क्या सेम चीजें हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन बातों को ही नोटिस करना होगा। आज का लेक्चर देखने से पहले लास्ट लेक्चर जो पिछला लेक्चर था एलआर सर्किट का, वो अच्छी तरह से स्टडी करें, तभी आज का लेक्चर देखने में समझ में आएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के सीआर सर्किट पर। यह आपके सामने आ चुका है एसी थ्रू सीआर सर्किट। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये आपका जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसकी वैल्यू हम इंस्टेंटेनियस वाली ऐसा लिखते हैं। ये जो भी जनरेटर से मिलने वाला ईएमएफ है वो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। ये ई नॉट उसका पीक वैल्यू है, ओमेगा टी उसका फेज है। आपको लास्ट टर्म पर भी बताया था कि ये ईएमएफ जब इन दोनों के क्रॉस कनेक्टेड है और ये दोनों सीरीज में हैं, तो इस सर्किट में फ्लो करने वाला जो करंट है आपका आई, वो करंट दोनों को सेम मिलेगा। हमेशा सेम करंट होता है सीरीज के कॉम्बिनेशन में। जो भी चीजें आप दो नहीं, कितने भी कंपोनेंट्स को आप सीरीज में लगाएंगे उनका करंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। ये VR जो शो किया जा रहा है एरो से, ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर है, और ये जो VC शो किया जा रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है। इस VR की वैल्यू मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। VR इज इक्वल टू IR होता है, ये हम पहले से जानते हैं। जो भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस है। तो VR जो यहाँ से इस एंड से इस एंड तक का यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR डिनोट किया है, उसकी वैल्यू ये है। और VC जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया जा रहा है, उसकी वैल्यू ये है। बच्चों को बताया गया था कि जो काम रेजिस्टेंस का होता है रेजिस्टर में, वो काम X और सब्सक्रिप्ट में ये C है, XC का काम होता है वो कैपेसिटर में, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और इस चीज को पढ़ाते हुए इसका वैल्यू भी आपको बताया गया था, 1/ωc। ये वैल्यू होता है XC का, जो यहाँ साइड में हमने नोट कर दिया है। जब इसका जरूरत पड़ेगा आपको दिखाएंगे वैल्यू डालने के बाद।
तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, बस इसमें रेजिस्टेंस का काम एक्सी करता है, तो एक्सी की जगह हमने ये प्रूफ भी बच्चों को बताया था कि अगर आप ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी वो टाइमिंग है जिसमें आपकी जो ये ईएमएफ जनरेटर जो ईएमएफ जनरेट करता है, उस जनरेटर की कॉइल एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है, और सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इनकी वैल्यूज रखने के बाद सॉल्व करेंगे या कैंसिल वैंसिल करेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट जैसा ही आंसर आता है। तो ये एक्सी रेजिस्टेंस का ही काम करता है। इट हैज गॉट सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले वो जो हमारी करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस की जानकारी थी, उसके हिसाब से इस सीआर सर्किट का भी फेजर डायग्राम बनाया जाएगा। तो पहले आपको फेजर डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, उस फेजर डायग्राम से ही ये सॉल्व होगा। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस बना दिया गया, और एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद यहां पर हम एक एरो बनाते हैं। ये एरो जो हमने बनाया है ये वी आर, यहां पर वी आर लिख रहा हूं मैं। ये एरो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का एरो है, और वोल्टेज जो एसी वोल्टेज होता है उसको हम एरो से शो करते हैं, क्योंकि वो फेजर होता है, उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है वो करंट हम ऐसे बनाएंगे। ये जो ग्रीन एरो है इसी को ओवरलैप करता हुआ ग्रीन एरो ये शो कर रहा है इसमें फ्लो करने वाले करंट को। अब हमने करंट और रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज दोनों एक ही साथ या एक ही लाइन में क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में रहता है। रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में रहता है, लेकिन इंडक्टर वाला वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे रहता है। तो हमने जो पिछला फेजर डायग्राम बनाया था उससे कंपेयर करके दिखाते हैं आपको। एलआर सर्किट में बस यहाँ रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर की जगह एल लगा था, और इस सर्किट में आप देखें वी आर हमने ऐसे ही बनाया है जैसा आज के डायग्राम में हम बना रहे हैं, और करंट उसी के साथ है, यानी रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में रहता है। लेकिन इंडक्टर वाला जो वोल्टेज था वीएल वो करंट से पाई बाय 2 आगे होता है। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो करंट अगर यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ है, उससे 90 डिग्री आगे होने के लिए वीएल यानी इंडक्टर के वोल्टेज को इस वाई एक्सिस पर बनाना पड़ेगा। ये 3 स्टेटमेंट आपको याद करने के लिए बोला गया था। रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में रहता है, इंडक्टर वाला वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे होता है, और कैपेसिटर वाला वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 पीछे रहता है, या करंट उससे पाई बाय 2 आगे रहता है। एक आगे होगा तो दूसरा पीछे होगा। तो जैसे आपने वीएल को यहाँ ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ बनाया है, क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे रहता है, यहां पर आपको वोल्टेज जो बनाना है कैपेसिटर वाला वोल्टेज बनाना है वीसी। तो वो वोल्टेज आपको अब की बार यहां बनाना पड़ेगा। ये वोल्टेज कहलाएगा वीसी, और इसका रीजन समझ लें। ये जो सिंगल आपको कराया गया था कैपेसिटर लोन, इंडक्टर लोन और रेजिस्टर लोन,
उसमें ये 3 स्टेटमेंट बताए गए थे। रेजिस्टर वाला वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में, लेकिन कैपेसिटर वाला वोल्टेज करंट से π/2 पीछे, इंडक्टर वाला वोल्टेज करंट से π/2 आगे। तो अब आपका जो फेजर डायग्राम है ये आपका ओरिजिन हो गया। ओ, ये पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। जो ये पूरा वेक्टर VC को डिनोट कर रहा है उसके एरो का हेड यहाँ बी हो गया। ये रेड वेक्टर VR को डिनोट कर रहा है, इसका ये ए। और आपको इन दोनों वोल्टेजेस VR और VC का रिजल्टेंट निकालना है। मैंने लास्ट टर्म पर भी बताया था, अगर ये बैटरी वाले वोल्टेज होते हैं तो आप टोटल वोल्टेज निकालने के लिए VC प्लस VR सिंपल कर सकते थे, या VC प्लस VR यानी कैपेसिटर का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वोल्टेज सिंपल एडिशन कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये AC वोल्टेजेस हैं, क्योंकि आप टोटल जो वोल्टेज लगा रहे हो वो अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इनको मिलने वाला वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग ही होगा, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो वो चेंज होने वाला वोल्टेज फेजर होता है। तो इसलिए आपका ये जो वोल्टेज है ये रोटेटिंग वेक्टर यानी फेजर की तरह होता है, और इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, ना कि सिंपल एल्जेब्रिक सम। और यहाँ रिजल्टेंट आपका फिर से वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट किया जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप एक लाइन बनाओगे यहाँ से ऐसे, और फिर आप एक लाइन बनाओगे यहाँ से ऐसे। इसको स्ट्रेट यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको स्ट्रेट यहाँ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को C बोल देते हैं। और अब जो मैं एरो बनाने जा रहा हूं O से C तक, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। किस किस का रिजल्टेंट है ये? VR और VC का, जिस रिजल्टेंट वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे E से। आप इसको इन दोनों का टोटल या रिजल्टेंट वोल्टेज कह सकते हैं। लास्ट बस जो आपको दिखाया गया था उसमें VR और VL का आपने रिजल्टेंट निकाला था इसी मेथड से, जो ये रिजल्टेंट यहाँ पर आया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। बस ये रिजल्टेंट EMF अब की बार इस क्वाड्रेंट में ना आके नीचे वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, और कोई फर्क नहीं है। VR और I पहले की तरह है, बस इंडक्टर के बजाय कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वोल्टेज ऊपर के बजाय नीचे बन गया है, बाकी हर चीज सेम है। अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज जब आप फाइंड आउट करते हैं OC स्क्वायर, ये O से C का स्क्वायर, इसको आप क्या बोलेंगे? AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं और करके OC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस AC स्क्वायर को लिख सकते हैं OB स्क्वायर। सिंपल ज्योमेट्री है। और ये OA स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा? OC स्क्वायर को आप लिखेंगे E, वैल्यू E है उसकी। OB स्क्वायर देख रहे हैं ये O से B तक, उसकी वैल्यू क्या है? VC। और OA की वैल्यू, O से A तक की वैल्यू VR, स्क्वायर तो है ही। अब नेक्स्ट लाइन में हम E स्क्वायर के बजाय हम ऐसा लिखेंगे अंडर रूट, V स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो पूरी साइड का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और VC का वैल्यू ये देखें यहाँ पर, ये है VC का वैल्यू, ये रखेंगे I X और सबस्क्रिप्ट में C और पूरे का स्क्वायर है, प्लस VR का वैल्यू, VR का वैल्यू IR है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा IR
और पूरे का स्क्वायर। थोड़ा दोबारा लिख देते हैं, ये आई आर और कंप्लीट स्क्वायर। अब आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट लाइन से ई की वैल्यू अंडर रूट इन दोनों टर्म्स में से आई एक्स सी के साथ और आई आर के साथ आई कॉमन है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर एक्स सी का होल स्क्वायर है और एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है, ये आएगी 1/ओमेगा सी और इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में आई तो स्क्वायर होने की वजह से पहले दोनों से कॉमन आया, फिर स्क्वायर रूट से भी बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर। अगर आप ये निकालेंगे तो ये इस सर्किट के दोनों कंपोनेंट्स वी आर और सी का टोटल या रिजल्टेंट ईएमएफ होगा। अगर आप इसी सर्किट में फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो करंट फाइंड आउट करने के लिए ये पूरी स्क्वायर रूट वाली टर्म ई के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगी और आप लिखेंगे ई अपॉन अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसमें से आर तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन ये जो 1/ओमेगा सी है ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करता है। एक्स सी बोलते हैं जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो ये भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, यानी ये जो 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये इस सर्किट का सी आर सर्किट बोलो या आर सी सर्किट बोलो, इस सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस है जिसको हम वेयर करके 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस पूरी टर्म को Z से डिनोट करते हैं और Z इस सर्किट का इम्पीडेंस कहलाता है। इम्पीडेंस हमने पिछला भी बोला था, इम्पीडेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। पिछली बार कंबाइंड रेजिस्टेंस था आर और एल का, लेकिन कंबाइंड रेजिस्टेंस का नाम हमेशा इम्पीडेंस ही रहेगा, चाहे वो एल आर सर्किट का हो या सी आर सर्किट का हो। तो आपके पास देयरफॉर आई की वैल्यू बन सकती है अब E/Z, जिसमें Z का क्या वैल्यू है ये ऊपर लिखा है। इम्पीडेंस बोलते हैं, यूनिट इसका भी वही होगा जो रेजिस्टेंस का होगा। ये कंबाइंड रेजिस्टेंस कहलाई जा सकती है रेजिस्टर और कैपेसिटर का मिला के। तो ये अब आपने सीआर सर्किट में भी वो सारे काम कर दिए हैं, दोनों का टोटल वोल्टेज रिजल्टेंट निकाल दिया है, वो ये रहा है विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, और करंट भी फाइंड आउट कर दिया है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जिसे इम्पीडेंस बोलते हैं। जो लास्ट काम करना बाकी है वो क्या, वो ये जो आप एंगल देख रहे हैं फाई, ये एंगल फेज डिफरेंस कहलाता है बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट ईएमएफ। अब तक आपको करंट और वीआर के बीच का फेज डिफरेंस पता है, जो दोनों सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस 0 है, और इसी करंट का वीसी के साथ फेज डिफरेंस पता है जो π/2 है। अब आप इसी करंट का जो रिजल्टेंट ईएमएफ ई फाइंड आउट किया है उसके साथ फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं जो कि फाई है। तो आप यहां लिखेंगे फेज डिफरेंस,
फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। E मतलब रिजल्टेंट EMF और I मतलब उस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट जो R और C में सेम है। तो उसके लिए आप निकालेंगे tan phi की वैल्यू। ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं OAC, इसमें आप tan phi की वैल्यू निकालेंगे और tan phi की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन OA। और AC को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था, OB अपॉन OA। ये जो AC है इसको OB लिखा जा सकता है, दोनों सेम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं देयरफॉर tan phi इज इक्वल टू OB का वैल्यू देख रहे हैं, OB उसका वैल्यू VC है और डिवाइडेड बाई OA का वैल्यू, O से A तक का वैल्यू VR है और VC का वैल्यू क्या बताया था, यहाँ देखो गौर से, IXC, IX और सबस्क्रिप्ट में C और डिवाइडेड बाई VR, VR का वैल्यू ये रहा IR। I से I कैंसिल हो जाएगा, आपके पास देयरफॉर tan phi XC के प्लेस में क्या रखा जाएगा, उसका वैल्यू 1/ωc डिवाइडेड बाई XC की जगह 1/ωc डिवाइडेड बाई R। इसको वैसे कई लोग ऐसे डिनोमिनेटर में साथ में ले आते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में रखना चाहिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। और फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1/ωc अपॉन R। ये आपका फेज डिफरेंस भी आ गया बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट EMF। तो जो काम आपने LR सर्किट के लिए किया था, देखो सब कुछ वही काम, ये आपका रिजल्टेंट EMF आपने फाइंड आउट किया था, ये यहां पर होना चाहिए, ये बॉक्स, ये वाला नहीं, ये आपने रिजल्टेंट EMF फाइंड आउट किया था, फिर ये करंट फाइंड आउट किया था जिसको आपने नीचे वाली टर्म को इम्पीडेंस कहा था, और फिर फेज डिफरेंस फाइंड आउट किया था tan phi से, जो कि phi इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L बाय R आया था। यही काम आपने CR सर्किट के लिए भी कर दिया। तो अब आपके टोटल 5 सर्किट्स कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ R अकेला कनेक्टेड था उसके लिए, L अकेला कनेक्टेड था उसके लिए, C अकेला कनेक्टेड था उसके लिए, फिर LR सर्किट के लिए और CR सर्किट के लिए। ये सारे 5 सर्किट आपको बता दिए गए हैं, उसमें क्या क्या करना है। ये सर्किट डिस्क्राइब करने के लिए आया, तो ये डायग्राम, ऐसा सर्किट डायग्राम बना के और ये सारा कुछ फेजर डायग्राम के साथ ये सब डेरिवेशन करना होगा। नोट्स में पूरा डिटेल में एज इट इज लैंग्वेज के साथ सब कुछ लिखा है, समझ में आने के बाद आप नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। 6th नंबर का सर्किट जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसका नाम होगा LCR। ये एक कंप्लीट अलग से इसका लेक्चर बनाते हैं, क्योंकि अगर आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो ये वाला बहुत लेंदी हो जाता है और हाफ इसको पढ़ नहीं सकते हैं एक बारी में। जो बच्चे
ये 5 सर्किट अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, LCR सर्किट उन्हीं को समझ में आता है, वरना LCR सर्किट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और LCR सर्किट बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाने का पूरा चांस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है जी, तो LCR सर्किट हम आपको डिटेल में कराते हैं। कोई बच्चा अगर चाहे कि डायरेक्टली LCR सर्किट समझ लूँ मैं, अगर मुझे ये नहीं आते तो वो समझ नहीं आएगा। LCR सर्किट का वीडियो देखने से पहले आपको ये सारे वीडियोस एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए। R अलोन, L अलोन, C अलोन, LR सर्किट और CR सर्किट। उसके बाद आप LCR सर्किट पूरा एक बारी में स्ट्रेच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो लेंदी भी है थोड़ा सा इसके मुकाबले, क्योंकि उसमें एक LCR सर्किट के साथ एक स्पेशल रेजोनेंस कंडीशन का क्वेश्चन भी साथ में अटैच होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट LCR सर्किट पढ़ाया जाएगा। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स बाकी हैं आपके। एक LCR सीरीज सर्किट विद कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एक पावर थ्रू AC सर्किट और एक ट्रांसफार्मर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद LCR सीरीज सर्किट इन कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।